हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो कैसे हम लोग निकालते हैं। हमने जैसे यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दें जैसे कि रिंग के ऊपर चार्ज हो तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कंसेप्ट दिया गया है, एक वर्चुअल कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमने एक फील्ड लाइन मान ली है, ये होती नहीं है, हमने मान ली है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती रही थी, हमने मान ली थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, ऐसे हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलती हैं और फिर उस पर बेस हम लोग जो है सारे कंसेप्ट लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता होगा, उससे क्या, कहां पे स्ट्रांग होता है, कहां पे वीक होता है, डायरेक्शन क्या होती है, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, वो सब चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है पहले लाइन ऑफ फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही बोलते हैं इसको। तो लाइन ऑफ फोर्स जो होती है इमेजिनरी पाथ होती है along which a positive charge would tend to move in the electric field। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है तो हमारा जो पॉइंट चार्ज इधर को मूव करेगा, जैसे मान लीजिए हमारा चार्ज इधर को मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन जो होती है वो डायरेक्शन शो करती है जहां पे कि आपका चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा, जाने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लस चार्ज है और मुझे इसकी फील्ड लाइन बनानी है तो आप एक और टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज जहां पे जाने की कोशिश करेगा फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो टेस्ट चार्ज आपका यहां पे जाने की कोशिश करेगा तो फील्ड यहां पे होगा। टेस्ट चार्ज जब यहां पे आएगा तो उसको इधर को फोर्स लगेगा तो इधर को जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी कुछ ऐसे बन जाएगी। ऐसे आप और भी जगह टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे चार्ज रखेंगे तो ऐसे जाने की कोशिश करेगा, यहां पे रखेंगे तो ऐसे जाने की कोशिश करेगा, यहां पे ऐसे। तो ऐसे करके आप एक प्लस चार्ज का फील्ड बना सकते हैं कि प्लस चार्ज के चारों तरफ अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उससे अवे जाने की कोशिश करेगा, तो प्लस चार्ज की जो फील्ड लाइन होंगी वो उससे अवे होंगी। ऐसी अगर आप माइनस चार्ज का चेक करेंगे तो माइनस चार्ज में क्या होगा, अगर ये चार्ज माइनस होगा तो क्या होगा, आपका टेस्ट चार्ज जो प्लस का है वो इसकी तरफ को आएगा, अट्रैक्ट होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम बोलेंगे फील्ड हमारा अंदर की साइड है। फील्ड क्या है, अंदर की तरफ को है, तो हम बोलेंगे यहां पे हमारा फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब ये बाहर की तरफ को होती है रेडियस की डायरेक्शन में। अगर ऐसे रेडियस हम ड्रॉ करें ऐसे तो रेडियली आउटवर्ड होती है फील्ड। और अगर हमारा माइनस चार्ज है तो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होती है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो फील्ड हमारा बिल्कुल जो होता है माइनस चार्ज की तरफ को होता है। उसके अलावा एक और बात लिखी हुई है यहां पे कि आपकी फील्ड लाइन जो होती है प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म होती है। तो अगर मान लो एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो यहां से और यहां की तरफ को जाएगा, यहां पे जाके इस पे चिपक जाएगा, जाके यहां से जाएगा यहां पे जाके चिपक जाएगा। तो फील्ड लाइन जो होती है प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे खत्म हो जाती है। यहां पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअस कर्व बनाती थी। तो यहां पे डिफरेंस है दोनों में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह पे स्टार्ट होकर खत्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है, साउथ से फिर नॉर्थ में जाती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। यहां पे वो नहीं हो रहा है। तो दो यहां पे ये हमने एक डिफरेंस देखा यहां पे, और दो प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं अब तक। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कि लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो ये स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होता है विदाउट एनी ब्रेक। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो फील्ड लाइन मान लो ऐसे है, तो यहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन आ गई ई पी। अगर आपको क्यू पॉइंट पे निकालनी है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर को आ जाएगी ई क्यू। तो अगर आपका फील्ड इधर को है तो टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब आप यहां पे अगर चार्ज रखते हैं कोई प्लस का तो इधर को जाने की कोशिश करता, और आप यहां पे रखेंगे तो इधर को जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो इधर को होगा। तो लाइन आर टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें वहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ता है। उसके अलावा लाइन ऑफ फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। आपको पता है अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगली प्रॉपर्टी है
ये लाइन काउंट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली। अगला लिखा है कि पहले देख लेते हैं, काउंट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली मतलब ये जो लाइन होती हैं ये अपनी लंबाई की डायरेक्ट लंबाई को कम करने की कोशिश करती हैं। मतलब ये एक रबर बैंड की तरह बिहेव करती हैं और अपनी लाइन को कम करने की कोशिश करती हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये अपनी लंबाई को कम करने की कोशिश करेगी। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चार्ज को पास में लाना पड़ेगा, तभी ये लाइन छोटी होगी। तो ये लाइन छोटी होने के लिए चार्ज को पास आना पड़ेगा। तो इससे प्रूव होता है कि अनलाइक चार्ज क्या होंगे, आपस में जो है अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से हम लोग इसको देख सकते हैं, अगर हम फील्ड लाइन के कंसेप्ट से जाएं तो यहां से हम सोच सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर में होता है कि साइड जो उसके साइड में जो लाइन होती है उस पर वो फोर्स लगाती है। जैसे ये वाली लाइन आपस में फोर्स लगा रही है। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम एक चीज और प्रूव कर सकते हैं कि मान लो इस पर प्लस है और ये भी प्लस है, फील्ड कैसे बनेगा इसका, इसका फील्ड ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। मान लो ये इधर को जाएगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो ऐसे फील्ड बन जाएगा इनका, यहां से ऐसे ऐसे फील्ड बनेगा, कुछ ऐसा फील्ड बनेगा। अब देखो ये जो लाइनें हैं ये आपस में साइड बाय साइड है। ये जो लाइनें, इसकी लाइनें और इसकी लाइनें आपस में साइड बाय साइड है। तो ये आपस में क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे मतलब धक्का मारेंगे दूसरे को। तो धक्का मारेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज अलग होने की कोशिश करेंगे, ये चार्ज क्या होने की कोशिश करेंगे, अलग। तो जब आपके सेम तरह के चार्ज होते हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसे बोल सकते हैं कि वो लेटरल प्रेशर लगाती है। लेटरल तो साइड बाय प्रेशर लगाना, साइड में जब कोई होता है उसको लेटरल बोलते हैं। तो साइड बाय प्रेशर ये लगाती हैं तो ये चार्ज दूर दूर जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, इसलिए ये अट्रैक्ट होंगे अनलाइक चार्ज। तो यहां से हम दोनों बातें देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द चार्ज। अगर कोई कंडक्टर आपका है तो उससे लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर बाहर को निकलेंगी। मतलब ऐसे मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और आपने पढ़ा था कि चार्ज स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे होता है, सब आपने पढ़ा था। तो अगर आप फील्ड लाइन बनाएंगे तो कैसी होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी, परपेंडिकुलर, या आप रेडियल भी बोल सकते हो कि रेडियल होगी, ऐसे है ना। लेकिन फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट होगी और बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये, अगर मान लो परपेंडिकुलर ना होती तो क्या होता, मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर ना होती, ये ऐसे होती कुछ एंगल पे, तो इस लाइन के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर को बन जाएगा, मान लो एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा ई, क्या बनेगा देखो, कॉस थीटा या साइन थीटा, इधर को थीटा होता है कॉस, तो इधर को ई कॉस थीटा बनता है इसका, और इधर का बनता है ई साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को धक्का मारेगा इससे। तो ये तो बाहर खींचने की कोशिश करेगा प्रोटॉन को, तो चलो बाहर तो नहीं निकलेगा प्रोटॉन, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो है प्रोटॉन को इधर को धक्का मारने की कोशिश करेगा, यानी कि ये इस वाले प्रोटॉन को यहां लाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, इसमें प्रोटॉन मूव करते रहेंगे, जो स्फीयर होगा उसमें क्या होगा, प्रोटॉन जो है मूव करते रहेंगे इसकी वजह से। यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करता रहेगा इसकी वजह से। लेकिन आपको पता है कि फाइनली कहीं ना कहीं जाके जो है स्फीयर में चार्ज सारे पहले तो मूव करते हैं, जब चार्ज को होते हैं तो इधर भागते हैं, लेकिन फाइनली जाके वो स्टेबल हो जाते हैं। तो जब फाइनली वो स्टेबल हो गए, मतलब अब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा चार्ज पे, अब नेट फोर्स जीरो है चार्ज पे, तभी वो स्टेबल है। तो नेट फोर्स जीरो तब हो सकता है जब कोई भी कंपोनेंट इधर को ना हो, माने ये कंपोनेंट जो है रेडियली टेंजेंशियल कंपोनेंट ना हो, तो आपका चार्ज पे फोर्स जीरो हो सकता है, चार्ज पे मूव नहीं करेगा, रुका रहेगा। तो जब आपके चार्ज रुक जाते हैं तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ये कंपोनेंट जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा, 90। तो थीटा 90 होना चाहिए, और थीटा 90 होने का मतलब क्या होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90। यानी आपकी फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगी और इसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल नहीं बनेगा। लेकिन ये कब होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है, चार्ज सारे भागना रुक गए हैं, सबका सब जो भागदौड़ कर रहे थे उनकी भागदौड़ खत्म हो गई है और वो अपनी अपनी जगह पे आके बैठ गए हैं। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा टू द सरफेस। और ये कंडक्टर की बात की गई है, क्योंकि कंडक्टर में ही ऐसा हो सकता है। अगर मान लो इंसुलेटर होता तो फील्ड होने के बावजूद भी ये मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो आराम से मूव नहीं करता, उसके लिए बहुत ज्यादा फील्ड चाहिए होता है। तो ये बात केवल कंडक्टर के लिए वैलिड है, और वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए वैलिड है कि आपकी फील्ड लाइन नॉर्मल होनी चाहिए। ये कंसेप्ट आपको आगे काम आएगा, जब आप अच्छे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको ये काम आएगा। कंपटीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे काम आएगा। प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो, जो अगर डायरेक्ट आप लोग प्रॉपर्टी याद करें, डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है।
अगली है लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे यहां वहां। तो कभी भी कंडक्टर के अंदर लाइन नहीं होती, कंडक्टर के बाहर लाइन होती है, बाहर लाइन होती है। ठीक है, अब इससे एक मतलब और समझेगा कि अंदर का मतलब क्या होता है। देखो मान लो जैसे कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर जो हॉलो कंडक्टर है, तो ये हॉलो कंडक्टर या बीच में खाली है, यहां पे कॉपर है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे नहीं हो सकती। यहां तो हो सकती है एक बार तो, क्योंकि यहां पे नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि यहां पे अगर होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। देखो यहां पे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां तो खाली है, तो कौन मूव करेगा, कोई मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे हो सकती है, लेकिन यहां पे नहीं होंगी, यहां पे नहीं होंगी, मतलब मेटल के अंदर नहीं होंगी। तो इनसाइड द कंडक्टर करने का मतलब जहां पे मेटल होगा वहां पे नहीं होंगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, तो इसको हम समझेंगे आगे जाके। तो ऐसे कई बार फील्ड लाइन जो है यहां पे होती है और वो यहां पे आगे खत्म हो जाती है और फिर दोबारा यहां से फील्ड लाइन शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बीच में लाइन नहीं होती, कॉपर में लाइन नहीं होती। ये बात समझ लीजिएगा यहां पे। तो ये डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि फील्ड वहां पे जीरो होता है, तो लाइन डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर। अगेन ये जो बात की गई है, इक्विलिब्रियम की बात की गई है, इक्विलिब्रियम की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में कहां पढ़ा था। देखो जब हमारी वायर जो होती है, वायर जो होती है कॉपर की वायर, उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, है ना, बैटरी लगी होती है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, और यहाँ पे कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे, तो भाई वो इक्विलिब्रियम में नहीं होते इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं अपना इक्विलिब्रियम लाने के लिए, मतलब जो बैटरी होती है आपकी प्लस और माइनस टर्मिनल, तो ट्राई करते हैं कि वो टर्मिनल की जो वैल्यू है, वोल्टेज है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद बैटरी खत्म हो जाती है आपकी, 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाद, तो इलेक्ट्रॉन वहां ट्राई कर रहे हैं उसे खत्म करने का, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद की बात की जा रही है यहां पे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहां पे लाइन जो है पास नहीं होगी। तो दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगेन इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, तो यहां पे ये होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टी है जो अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगी, मैंने आपको बता दी है। हालांकि अगर आपको केवल प्रॉपर्टी लिखने गया है पेपर में, तो जो इजी वाली प्रॉपर्टियां लिख देना, काम चल जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन गिव द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां पे लाइन बहुत पास पास होंगी वहां पे फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड कैसा होगा, वहां पे वीक होगा। जैसे मैग्नेट में आपने देखा था कि जब पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पे फील्ड लाइन पास पास होती है, फील्ड स्ट्रांग होता है, बाकी जगह पे फील्ड लाइन दूर दूर होती है तो फील्ड वीक होता है। यहां पे भी आप देखेंगे तो जहां पे फील्ड लाइन पास पास होती है, जैसे यहां पे देखो फील्ड लाइन बहुत पास पास है, तो फील्ड यहां पे स्ट्रांग होगा, यहां पे थोड़ा वीक होगा क्योंकि लाइन दूर दूर है, तो फील्ड जो है अकॉर्डिंगली आपके जहां पे फील्ड लाइन पास होती है वहां पे स्ट्रांग होता है। तो ये प्रॉपर्टी है 10 के करीब, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और जो मैंने 2-3 प्रॉपर्टी बताई जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो स्पेशली हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। अगर हमारी नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, क्या वो सर्कुलर होती है, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्या आंसर होगा? सब लोग सोचें और बताएं इसका आंसर क्या हो। तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा, लेक्चर ढंग से देखा होगा, तो हमने देखा था माइनस चार्ज की तरफ को फील्ड लाइन ऐसे बनती है, तो यहां पे जो फील्ड होता है वो रेडियली क्या होता है, इनवर्ड फील्ड हमारा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियली और इनवर्ड। तो सिंपल सा आंसर था इसका, रेडियली इनवर्ड हमारा आंसर। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक है कि एक अनचार्ज मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज ऑफ द प्लेट एज शोन। ये दो प्लेट हैं, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है। तो यहां पे हमने एक बीच में मेटल का स्फीयर रखा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आपको दिखेंगी, कैसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी, वहां पे ऐसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी, कैसे आपको फील्ड लाइन यहां पे दिखने वाली हैं, ये आपको बताना है। अब बोलोगे सर ये हम कैसे पता लगाएं? देखो जैसे आपको हिंट देता हूं, जैसे ये वाली केस देखिएगा, तो यहाँ पे फील्ड लाइन मेटल से पास हो रही है, तो क्या मेटल से पास होती है फील्ड लाइन? अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में मेटल के अंदर से पास नहीं होती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो जो फील्ड लाइन आपने पढ़ा था, फील्ड लाइन जो होती है कंडक्टर से परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो यहां पे फील्ड लाइन जो है इससे देखो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये वाली फील्ड लाइन, तो ये तो चलो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो ये वाली फील्ड लाइन है परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये वाली फील्ड लाइन, ये वाली, तो ये गलत है। ये भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है इसमें, तो ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है,
अब इन दोनों केस में देखो कौन सा पॉसिबल है। तो इन दोनों केस में अगर हम देखें तो यहां पे देखो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, है ना, और यहां पे भी परपेंडिकुलर है इस पे, लेकिन यहां पे जो फील्ड लाइन है वो मेटल से परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी मेटल प्लेट है, तो यहां भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए फील्ड लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बचा, ये वाला। देखो यहां पे फील्ड लाइन यहां भी परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर है, और ये मेटल स्फीयर पे भी परपेंडिकुलर है, स्फीयर से पास नहीं हो रही है, तो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो सी वाला सी में ही दिया हुआ है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें, काफी सारी चीजें पता चली होंगी यहां से। अगला क्वेश्चन, यहां पे 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं और पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए पे या बी पे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन की, भी हमने पढ़ी थी। बताओ क्या आंसर होगा। तो हमने पढ़ा था जहां पे फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है, तो आंसर क्या होगा, ए वाले पे फील्ड लाइन जो है पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ई, ये तो सही है, ये गलत है। फिर ये कह रहे हैं ई ए इक्वल टू ई बी बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ और दिया नहीं है, तो हम केवल ये बोल सकते हैं कि फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा, ए पे ज्यादा होगा, बी पे कम होगा, केवल इतना हम लोग बोल सकते हैं, बाकी तो हम लोग नहीं बोल सकते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग प्लस क्यू चार्ज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग अ चार्ज क्यू अलोंग अ चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ आप एक छोटा वाला क्यू घुमा रहे हो, ये प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ सर्कल में क्या घूम रहा है, एक प्लस का क्यू घूम रहा है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बात यहां पे पूछ रहे हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन अगर हम फील्ड से करना चाहें तो क्या हो, मैं हिंट दे देता हूं, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कई चीजों के साथ डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर्कल में पूरे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये यहां से और केवल यहां तक आ रहा होता तो क्या तब भी आंसर जीरो आता, तो मैं हिंट देता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है ना। आप पूरे सर्कल में बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये आधा सर्कल होगा तब भी वर्क डन जीरो आता, आंसर है तब भी जीरो आता। कैसे आता, आंसर तो जीरो आएगा इसका, कैसे आएगा, पूरा सर्कल चले चाहे आधा चले चाहे क्वार्टर चले, आंसर जीरो है। तो देखिए यहां पे कैसे आएगा, क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज जो है इसका फील्ड किधर को होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, हमने पढ़ा था प्लस का फील्ड ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये वाला जो चार्ज घूमेगा इसमें फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स हमारा जिधर को फील्ड होता है प्लस वाले में फोर्स जो होता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, प्लस वाले पे जो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, टेस्ट चार्ज जो होता है हमारा उसके डायरेक्शन में फील्ड होता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी, अगर वैल्यू निकालना चाहूं मैं तो फोर्स हमारा होता है Q इंटू ई, हमने देखा ना E हमारा होता है फोर्स बाय Q, तो Q फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, तो इस पे QE फोर्स लगेगा इधर को, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर को, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ds, दोनों में एंगल कितना है 90, अगर एंगल 90 होगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 कितना होता है 0, तो यहां पे जो वर्क डन है वो 0 है, चाहे वो थोड़ा सा मूव करे चाहे क्वार्टर कैसा भी मूव करे, हमेशा ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा वर्क डन क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो इन सब केसेस में हमारा जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो 0 ही आने वाली है, इसलिए आंसर हमारा 0 ही होगा, चाहे पूरा सर्कल घूमे चाहे आधा घूमे चाहे क्वार्टर घूमे, आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग द इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा गया, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन। सॉल्व करोगे एक बार, तो सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। आई होप आपने कर लिया होगा, अब हम करते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा वो जो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, ये भी हो जाएगा फोर्स ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब ये आ जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय फोर्स ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, या E इंटू ई कर सकते हो, E लिखते हैं कई बार इसको, और ये भी कितना हो जाएगा Q इंटू ई। भाई चार्ज तो बराबर है दोनों का, प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का, चार्ज तो बराबर है तो फोर्स भी बराबर लगेगा, हालांकि डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे उल्टा लगेगा, वो तो होगा,
लेकिन वैल्यू बराबर आएगी Q इंटू ई, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो ई की वैल्यू हर जगह सेम है, तो Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो फोर्स कितना आ गया, ये तो फोर्स आ गया और ये मास ऑफ ये आ गया, तो इससे ये कट गया। तो रेशो कितना आया हमारा, एक्सेलरेशन का जो रेशो आया वो आया मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हमारा आया मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन का रेशो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, देखो ये इनवर्स रेशो आया है, यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, जिसका मास कम यानी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, प्रोटॉन धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me is initially at rest move in a certain distance in a uniform electric field and time t1। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है t1 टाइम में एक डिस्टेंस चलता है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1, मास इसका me है। अब प्रोटॉन ऑफ मास mp also initially at rest take time t2 to move the equal distance। तो ये डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस चला, लेकिन टाइम कितना लिया इसने, t2 टाइम लिया प्रोटॉन ने। ठीक है, अच्छा तो ज्यादा टाइम कौन लेगा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, एक्सेलरेशन ज्यादा किसका था, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन टाइम क्या लेगा, कम लेगा, क्योंकि तेज चल रहा है और एक ज्यादा टाइम लेगा, t2 ज्यादा होगा ऑब्वियसली, है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि t2 टाइम टू मूव द इक्वल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रेशो ऑफ t2 बाय t1 इज नियरली। तो t2 बाय t1 का आपको रेशो बताना है, कितना आएगा नियरली। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया t2 ज्यादा होगा, देखो आप ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, t2 ज्यादा होगा t1 कम होगा, तो रेशो 1 तो नहीं आएगा। t2 ज्यादा होगा, ये रेशो देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा हुआ है, ये मास कम होता है, तो ये रेशो 1 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। आंसर इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो ये रेशो 1 से ज्यादा आएगा, ये भी 1 से ज्यादा है। तो t2 जो है ज्यादा होगा t1 से, तो ये रेशो जो t2 बाय t1 का आएगा 1 से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो एक बार सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद बताएंगे कि आंसर क्या आना चाहिए। एस है आपका, देखो मैं आपको हिंट देता हूं, एस है यहाँ पे, एस दोनों का बराबर है, टी आपको दिया हुआ है, ए आप निकाल चुके हो, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको ध्यान होगा, एस इक्वल टू कौन सी यूज करेंगे, टी दिया हुआ है, ए आप निकाल सकते हो, यू आपका 0 है, तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, वेरी गुड, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो यूज करनी है। और आपको बताना है कि यहां पे रेशो t1 t2 का क्या है। सब लोग सॉल्व करें फटाफट से, जल्दी से बताएं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो s यहां पे जो है दोनों बराबर हैं, तो s इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर है, और s आपका होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u तो 0 ही है, तो हाफ a लिख देते हैं सीधा, और इसका t1 था, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ a इलेक्ट्रॉन इंटू t2 का स्क्वायर। अब यहां पे आपको निकालना है t2 बाय t1, तो t2 बाय t1 मतलब t2 का स्क्वायर, हाफ से आप कट जाएगा पहले, तो t2 का स्क्वायर, इसको कर देंगे अपन में t1 का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अपन में चला जाएगा, तो ये आ गया। और यहां से आप t2 बाय t1 का रेशो निकालोगे, तो t2 बाय t1 आ जाएगा रूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास होगा, तो फोर्स बाय मास करेंगे यहां पे, और फोर्स क्या होगा दोनों में, QE और QE, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोबारा, तो फोर्स दोनों में बराबर होगा, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट में आएगा आंसर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन हमारा आ जाएगा। क्या बात है, गलत आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर ले, हमने कुछ गलत करा है क्या। रेशो ऑफ t2 बाय t1 निकालना है। t2 किसका टाइम दिया है, t2 हमें दिया हुआ था टाइम ऑफ प्रोटॉन का टाइम t2 था, ठीक है सही लिया हमने, तो हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, ये t2 आ जाएगा, ए ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो एम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो एम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एम ऑफ प्रोटॉन। ओहो 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 ओहो, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे जो है एक्चुअली ये जो है इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, तो यहाँ पे ए ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये t1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के लिए t1 टाइम माना है, हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए t1 माना है और प्रोटॉन के लिए t2 माना है, तो ये ऐसी कंडीशन है कुछ। तो t2 बाय t1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये प्रोटॉन अपॉन में आएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, तो यहां भी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, प्रोटॉन नीचे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे, और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन इधर और प्रोटॉन इधर,
और यहां भी ये प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये डन है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो हम लोग टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं और भी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से यहाँ पे, एक और क्वेश्चन हमारे सामने। अ चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड एंटर ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो परपेंडिकुलर फील्ड यहां पे है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड। मतलब ये मानिए कि पार्टिकल ऐसे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे ऊपर को मान लो या नीचे को मान लो इधर को फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे इसकी वेलोसिटी है, और इसका आपको मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कितना जाएगा, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर द 10 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां पे हम ग्रेविटी नहीं मानेंगे, केवल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे, तो उसकी वजह से कितना जाएगा। तो देखिए, जब ये इस मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये क्या होता है, ऐसे v से मूव करता रहता, तो ये 10 सेकंड में कितना आगे चला जाता, 10 इंटू वी इंटू टी कर लेते हैं, तो 10 सेकंड में उतना आगे चला जाता। लेकिन इसने साथ में ये वाला फोर्स भी लगा दिया, तो इधर को इस पे फोर्स लगेगा इधर को, और वो फोर्स होगा कितना, Q इंटू ई के बराबर। तो इस पे इधर को भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इस फोर्स से इस पे एक एक्सेलेरेशन होगा जो होगा फोर्स बाय मास। क्या होगा एक्सेलेरेशन, फोर्स बाय मास, F इक्वल टू ma। तो फोर्स बाय मास होगा, फोर्स आपका ये है, मास आपका ये हुआ, तो ये एक्सेलरेशन होगा इसका नीचे की तरफ को, तो इस पे एक नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन होगा। तो ये वैसी केस हो गया आपने कि जब कोई बॉल को आप फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल करते हो, उस पे नीचे को जी लग रहा होता है, तो वो वाला केस हो गया। तो वहां से कंपेयर भी कर सकते हो आप, तो उसका पाथ जो बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, तो देखो वेलोसिटी, इसमें दो वेलोसिटी होंगी जब यहां पहुंचेगा। एक तो इसमें होगी ये वाली, मान लो इधर को जो डायरेक्शन है ये x है और ये वाली डायरेक्शन y है। तो जो x है, x में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स तो y में लग रहा है, तो x की वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसमें दो वेलोसिटी होंगी, ये जो वेलोसिटी होगी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vx और एक होगा vy। तो vx तो हमारा ux के बराबर होगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जो इनिशियली दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकंड, तो ये तो 1000 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली वेलोसिटी होगी ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो फोर्स लग रहा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो v निकालने के दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब कौन सा लगाएंगे, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे हमें दिया हुआ है आफ्टर कितना टाइम बाद होता है 10 सेकंड, तो t दिया हुआ है और हमें a मालूम है, तो हम कौन सा यूज करेंगे बताओ, u प्लस एटी वाला। तो vy जो आएगा वो u प्लस एटी आएगा। अब u कितना होगा, इधर को वेलोसिटी शुरू में तो इधर को जा रहा था ये, तो इधर को तो वेलोसिटी थी नहीं इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। y में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, तो 0 हो गई, प्लस एटी। अब a कितना होगा, a हमारा हो जाएगा QE बाय m इंटू टी। तो ये आ गई वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। Q कितना दिया हुआ है हमें, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है हमें, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यहाँ पे 10 मिलीग्राम। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो 10 मिलीग्राम कितना होगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। लेकिन अभी ये ग्राम में आया है, कई बच्चे इसी को पुट कर देंगे, किलोग्राम में करना हमें, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है मास की, तो किलोग्राम में करने के लिए फिर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अब किलोग्राम में आएगा। तो 10 मिली था पहले, तो पहले तो 10 ग्राम जो भी ग्राम में आया पहले, तो ये फिर किलोग्राम में आया, तो कितना है 10 की पावर माइनस 6 और प्लस 1 मतलब माइनस 5 आई, 10 की पावर माइनस 5 किलोग्राम, ये इसका मास है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 10 की पावर 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो इधर को जो स्पीड आ रही है इसकी, वो आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 6 आ रही है, वाई वाली स्पीड। ठीक है, एक बार वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं सारी। ये 2 माइक्रोकूलम था, सॉरी यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम था, 10 ई का वैल्यू 10 की पावर 3 था, और टी का वैल्यू 10 सेकेंड था, और ये हमारा मास था 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 3 और आ जाएगा, मतलब तो ये 3 पावर कम हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 आ गई। तो ये वाली स्पीड कितनी है हमारी,
2 × 10⁻³ तो इधर को जो स्पीड है, सॉरी इधर की जो स्पीड है वो आ गई 2 × 10⁻³ और ये वाली आ गई 1000 यानी 10⁻³ थी है, ये तो सेम रहेगी हमेशा। अब नेट स्पीड कितनी होगी, दो स्पीड का सम करना है, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं। तो ये 10⁻³ है vx, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻6, तो ये हो गया 5 × 10⁻6। तो 5 इंटू, तो 5 का रूट आ जाएगा, 10⁻6 को बाहर ले लेंगे 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ कि हमारी जो स्पीड होगी आफ्टर 10 सेकेंड, दोनों जो मिला के, मतलब उसमें y भी आ जाएगी और x भी आ जाएगी, दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वो इतनी आने वाली है। दूसरा क्या पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा ये आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये आपको निकालना है। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक्चुअली ये क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इधर का डिस्प्लेसमेंट sx होगा जो x डायरेक्शन में हुआ है, और जो y में हुआ है वो sy होगा, और ये जो होगा दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर करके। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा sx का स्क्वायर, s को हम लिख सकते हैं sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर हो रही है सबको कि डिस्प्लेसमेंट जो x में हुआ है, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो x में इतना आ गया है, y में इतना आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये लाइन होगी जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों को जोड़ने वाला, तो ये आ जाएगा sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर। अब sx कितना होगा, तो sx यहां पे देखें तो x में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था 1000 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, sx हमारा आ जाएगा u इंटू टी, ux इंटू टी कर लेंगे यानी कि 1000 इंटू 10, तो 10⁻4 आ गया। sx तो हमारा इतना आ गया। sy कितना होगा, sy जो है इधर को एक्सेलेरेशन हो रहा है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब uy कितना था, इनिशियली डायरेक्शन में y में कोई वेलोसिटी थी नहीं, इनिशियली y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो y में कोई वेलोसिटी नहीं थी तो 0 हो जाएगा। तो sy कितना आ जाएगा, sy आ जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ay कितना आया था भाई साहब हमारा, ay हमारा आया था 2 × 10⁻3, तो ये हो गया 2 × 10⁻3 और टाइम कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, 2 से 2 कट गया तो 10⁻5 हो गया ये। तो ये हमारा sy आ गया और ये आ गया sx। अब दोनों को ऐड करना भाई साहब, तो ऐड कर लेते हैं, 10⁻4 का स्क्वायर करो 10⁻8 हो जाएगा, sy का स्क्वायर 10⁻10, इसको ऐड करना भाई साहब क्या कठिन वो आ गया, तो 10⁻8 ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10⁻2 बचेगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है यार, रूट ऑफ 101 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है। एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते दोबारा, ux हमारा 10⁻3 था, ठीक है, टाइम 10 सेकंड था, 10⁻4 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर किया, ए टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर करके 10⁻5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा 10⁻4 रूट 2, 1 2 3 4, 10⁻4 रूट 2 आ रहा है। हमारा क्या आ रहा था, कहीं पे गड़बड़ी किया नहीं हमने, ए का वैल्यू कितना था हमारा, ए का वैल्यू हमारा जो था ए का वैल्यू था QE बाय टी। अच्छा, हमने ये ए का वैल्यू नहीं लिखा, ये तो टी से मल्टीप्लाई करने के बाद आया था ना यहाँ पे, तो ए का वैल्यू तो यही था हमारा QE बाय एम। ये कितना आया था हमारा, ये हमारा आया होगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके ये आया, तो ये 2 × 10⁻2 आया होगा, है ना, 2 × 10⁻2 आया होगा ये पूरा, तब ये आया है। तो हमें जो वैल्यू लेनी चाहिए थी यहाँ पे एक्चुअली 2 × 10⁻2 लेनी चाहिए थी, तो ये आपका आएगा 2 × 10⁻4, दो तो कट ही गया था, 10⁻4 आएगा। ठीक है, तो ये भी 10⁻4 है, ये भी 10⁻4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻8 और 8 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻8 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 2 × 10⁻4, यहाँ पे भी लिखा है 2 × 10⁻4, तो उन्होंने केवल डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वेलोसिटी नहीं निकाली। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, तो आपको बताना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, मान लो इसका एक्सिस दिया होगा, रिंग का एक्सिस, तो एट एक्स डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये एक रिंग है जिसका रेडियस ए है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको बताना है कि इस पे वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद कुछ और पूछा गया जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो हम ये मान लेते हैं कि रिंग में जो चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, ठीक है, और पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग की लेंथ कितनी होगी, पूरी रिंग की लेंथ होती है 2 पाई इंटू आर, यानी 2 पाई इंटू ए हो जाएगी। तो यहां पे जो चार्ज है एक्चुअली वो 2 पाई ए में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम यहां पे देखें लैम्डा जो हमारा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाय 2 पाई ए, या फिर हम बोल सकते हैं क्यू हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई ए। तो ये हमारा क्यू का वैल्यू है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पे एक छोटा सा एक चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज, छोटा सा एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगा किधर को होगा, यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, इस वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक एलिमेंट यहां पे मान रहा हूं, इसके बिल्कुल अपोजिट। क्यों मान रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं आप, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो इधर को होगा, ठीक है। ये मान लो ये 1 का फील्ड है, ये 1 पॉइंट था और ये पॉइंट 2 है, तो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आया, 2 का इधर को आया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे। मान लीजिए इधर को ये देखें, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, E1 cos थीटा और ये बनेगा E1 sin थीटा, ठीक है। ऐसे इसका कंपोनेंट बनेगा इधर को E2 cos थीटा और इसका कंपोनेंट इधर को बनेगा E2 sin थीटा, ठीक है। एंगल तो बराबर होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा, सब एंगल बराबर होंगे आपस में। अब यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये चार्ज बराबर है दोनों का, स्मॉल एलिमेंट आपने माना, चार्ज बराबर है दोनों का, डिस्टेंस भी बराबर है दोनों के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे तो क्या होगा, ये दोनों फील्ड आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारा जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कौन से कंपोनेंट का आ रहा है, केवल जो हम कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले रहे हैं उसका आ रहा है। यानी जब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाला है, स्मॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बिकॉज ऑफ एक एलिमेंट का, उसका कॉस थीटा लेना है और सारे ऐड कर देना, तो सबका फील्ड निकाल के ऐड कर देना। सबका ऐसी फील्ड आता रहेगा, यहाँ पे वो कैंसिल होते जाएंगे ये वाले, और सारे इधर को जो आएंगे एक्सेल लाइन पे जो आएंगे, इधर को बोलते हैं एक्सेल लाइन, तो वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा आएगी। अब डी की वैल्यू कितनी होगी, डी हमारा होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे के इंटू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू मतलब हो जाएगा लैम्डा इंटू क्यू, कितना हो जाएगा डी क्यू बोल लेते हैं यहां पे, मान लो उसको डी क्यू है, ठीक है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस, अब ये स्क्वायर कितना होगा, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान से देखें, तो भाई साहब एक बात तो ये निकल के आ रही है कि डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी, अगर ये लेंथ मान लो स्मॉल लेंथ डीएल है तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे डीक्यू को डीएल से, तो लैम्डा आएगा, तो यानी डीक्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डीएल होगी, तो डीक्यू की जगह में लैम्डा इंटू डीएल पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों पुट करेंगे, अभी हमें फायदा होगा उससे, इसलिए हम देखते हैं क्या फायदा होगा। दूसरी बात, यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कॉस थीटा जो ये थीटा है, ये कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ये हो जाएगा एक्स और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल, और कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये वाला बचा हुआ ये यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आगे इसको बाहर कर लेते हैं, राइट। अब देखिए जब मैं अलग अलग एलिमेंट लूंगा, अलग अलग एलिमेंट लूंगा तो लैम्डा तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना है हमने, तो लैम्डा सेम है, ये भी बाहर आ सकता है। उसके बाद अलग अलग एलिमेंट जो मैं लूंगा उसके लिए एक्स का डिस्टेंस भी सेम है, भाई ये वाला एलिमेंट अगर मैं लूंगा तो उसके सेंटर से लेके यहां तक की दूरी तो फिक्स ही है ना रिंग से, तो एक्स तो मेरा सेम ही है, तो यहां पे एक्स भी मेरा कांस्टेंट है, ए भी मेरा कांस्टेंट है, तो यहां पे मैं एक्स ए वगैरह को बाहर ले सकता हूं,
क्योंकि हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये x की वैल्यू और a की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो यहां पे मेरा जो कुल मिला के इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0, लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, x को बाहर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dl। सब इसे छोड़ के निकल गए भाई साहब, इसी को छोड़ के अकेला जंगल में छोड़ के भाग गया सब लैम्डा dl को, सॉरी। तो अब नीचे क्या बचा, यहाँ पे लैम्डा हो गया, ये भी बाहर आ गया, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है ये, और ये हाफ पावर है, तो 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 हो जाएगी पावर। तो ये पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी भाई साहब। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है डीएल का। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल मतलब ये स्मॉल एलिमेंट, फिर एक और एलिमेंट, फिर एक और एलिमेंट, फिर सबकी लेंथ ऐड करनी है। तो कितनी लेंथ आएगी पूरी, ये बताओ एक बार। तो ये पूरी लेंथ अगर हम ऐड करेंगे इसकी वैल्यू आएगी, पूरी रिंग की लेंथ है 2π इंटू ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2π इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2π इंटू ए लैम्डा इंटू एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1/4πε0। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वी कैन से सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये हमारी वैल्यू होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज पूछी गई है, क्या पूछा गया था हमसे, ये तो खैर वैल्यू आई हमारी, क्या आई थी, के क्यू बाय, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू, सॉरी ये पावर हमारी 3/2 है, तो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी के क्यू एक्स, तो हमारी वैल्यू आई है के क्यू एक्स को क्यू मान सकते हैं पूरे को, लैम्डा इंटू 2π ए को हम क्यू मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, क्यू की टर्म में लिखेंगे तो ये लैम्डा इंटू डी हो गया क्यू, तो के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये इनका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने ये बोला था यहाँ पे कि शो दैट पॉइंट एट द लार्ज डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट बहुत दूर है, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, रिंग होगी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो देखो अगर हमारा x बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो इफ हमारा x बहुत ज्यादा मान लो, तो हमारा x ज्यादा मान लो, इफ x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो अगर x बहुत बड़ा है हमारा एज कंपेयर टू a, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई a से बहुत बड़ा है तो ये बहुत बड़ा होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी फिर x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया x का क्यूब, तो ये हो गया क्यू एक्स बाय एक्स का क्यूब 1/4πε0, और एक और x उड़ गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है एक्स डिस्टेंस पे वो आ रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, किसका होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां देखा है आपने, ये होता है पॉइंट चार्ज का। यानी अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वही आएगा कि पूरी रिंग का चार्ज आप एक जगह पे रख दें तो उसका पॉइंट चार्ज मान लें उसको, और उससे एक्स डिस्टेंस पे जो फील्ड आना चाहिए वही आ रहा है पूरी रिंग का भी, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज होती है, आपको बता दूं कि रिंग का जो फील्ड आता है एक्चुअली वो वेरी करता है, रिंग का फील्ड जो होता है ना एक्चुअली, तो वहां पे वेरी करता है, मतलब वो जो होता है ना पहले उसकी वैल्यू ज्यादा होती है फील्ड की और फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे करके, मतलब ऐसे कुछ वेरी करता है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता है, ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा ऐसा वेरी करता है, ऐसे ही इधर को फील्ड देखूंगा इधर को भी वेरी करेगा, पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा, तो उसका भी ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है तो हम नेगेटिव ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ है ना, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा ये। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कहां पे आती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आती है वो डिस्टेंस पे आती है a/√2 पे। अगर इसकी रेडियस a है तो a/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, और कितनी वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो, x की वैल्यू a/√2 पुट कर दो, वहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है फॉर अ रिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीबीएसई में केवल ये पूछते हैं तो ड्राइव करने को बोलते हैं वाला फॉर्मूला। उसके अलावा ये जो अभी पूछा गया है कि जो बहुत दूर का डिस्टेंस होगा उस पर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये पूछते हैं, ठीक है। ये तो नहीं पूछते यूजुअली, लेकिन ये दोनों जरूर पूछते हैं, तो ये आपको ढंग से आना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हेन डज अ सर्कुलर लूप बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, सर्कुलर लूप पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कब करता है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया। तो
तो बहुत सिंपल है, कब बिहेव करता है? जब आप कम डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। तो आंसर है हमारा कि जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द लूप, उस केस में ये बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे पहले ऐड आती थी ना वाली कि यार जब तू भूखा होता है ना तो कभी कभी तू लड़कियों की तरह बिहेव करने लगता है, तो ऐसे ही है भी कि जब आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लेते हो तो ये बिहेव करने लगता है लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी भी कंप्लीट की है। अब हम आगे मूव करेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय एंड टेक केयर।